सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रेखा कुमार और मेरे गांव का नाम है बरसारी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ब्लॉग की शुरुआत सुबह के करीब 9 बजे से हो रही है और वेदू के साथ से हो रही है। सुबह से काफ़ी सारे काम हो रहे थे जिनको निपटाने के बाद अभी ब्लॉग की शुरुआत करने आई हूँ। तो परसों मैंने एक ब्लॉग डाला था जो कि परी ब्लॉग ने बनाया था मेरे पे, तो वो कहानी मैं आप लोग को आज सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हमें भी सुनना है करके, हमने नहीं सुनी थी। तो वो कहानी थी मेरी शादी से लेकर और शादी से पहले की। तो मैं अपने मायके की बात करूँ तो मेरा मायका चोपड़ा है, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और नज़दीक ही मेरा ससुराल भी है, यानी कि यहाँ से 150 तक का किराया पड़ता है मेरे मायके जाने तक। तो बाकी इसी एरिया में मेरा मायका भी है और यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन जो मेरा मायका साइड है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा इलाका है। तो बात चल रही थी मेरी रिश्ते को लेकर और शादी को लेकर कि मतलब मेरे गहनों को लेकर, मेरे पास गहने नहीं थे। तो उस पर मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी जिसको कि परी दीदी ने अपने ब्लॉग में काफ़ी अच्छा वो दिया था, उन्होंने मतलब मेरे फेवर में काफ़ी अच्छा वो दिया था। तो थोड़ी देर वेदू रोने लग गया है, उसको चुप कराते हैं। तो अभी बड़ी मुश्किल से थोड़ा वेदू चुप हुआ है और फिर से रो भी रहा है वो पीछे से। तो मैं बात कर रही थी अपने गहनों से लेकर, जो मैंने अपना एक ब्लॉग बनाया था जो वायरल भी हुआ था। तो उस ब्लॉग की बात कर रही थी मैं कि किस किस को वो स्टोरी सुननी है। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट कर रहे थे कि हमें सुननी है, तो मैं वो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ आज आपको। तो मेरी शादी हुई थी लॉकडाउन के टाइम पे। उस टाइम पे आप लोगों को पता ही है, जो अच्छे खासे भी होंगे वो भी बिल्कुल मिडिल क्लास पे आ गए थे, मतलब इतना चेंजिंग हो गया था लॉकडाउन के टाइम पे। तो लॉकडाउन लगभग मतलब सभी को लगभग बहुत बड़ा झटका पड़ा, जो बड़े बड़े भी थे। तो बाकी हम तो गरीब फैमिली से हैं, हमें तो पढ़ना ही था, क्योंकि जो कार्य होते हैं वो आजकल आप लोगों को मालूम ही होगा कि जो नॉर्मल भी करेंगे उसमें 3-4 लाख का खर्चा आ ही रहा है, जो नॉर्मली भी देंगे नॉर्मली। थोड़ा रुको, मैं वेदू को चुप कराती हूँ। तो अभी वेदू थोड़ा चुप हो गया है। तो उस टाइम पे जो है कि मतलब जिनकी कंडीशन बहुत अच्छी भी थी वो भी एक सिंपल वाले लेवल पे आ गए थे। लॉकडाउन का सभी को काफ़ी ज़्यादा बड़ा वाला झटका लगा था। तो उसी टाइम पे मेरी शादी भी फिक्स की गई थी, इसलिए क्योंकि जो स्वामी हैं वो भी काफ़ी टाइम हो गया था उनको, 1 साल होने वाला था। तो सोचा कि अगर इतना टाइम घर में हो ही गया है तो शादी ही कर लेते हैं, शादी करा लेते हैं। और मेरे पापा भी काफ़ी टाइम हो गया था घर पे ही थे, तो सभी लोग लगभग मैं बोल सकती हूँ कि बेरोजगार ही बैठे थे। और यहाँ जो मेरे पीछे आप कमरा देख रहे हो, तो ये वाले इसी साइज के 2 कमरे यहाँ पे हमने बनाए थे, जो ये वाले थे। तो यहाँ ससुराल की साइड से और मायके साइड से भी हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो लगभग यही थी कहानी की, दोनों साइड से यही था, इसीलिए जो गहने का रीज़न है वो नहीं हुआ था। और मेन चीज़ यही थी कि मतलब एक तो लॉकडाउन हो गया था, वैसे तो बंद भी जाते उतना भी नहीं था। तो लॉकडाउन था तो उसकी वजह से कमाई धमाई तो दोनों तरफ से नहीं थी, क्योंकि पापा भी 1 साल हो गया था पापा को ड्राइवर लाइन में, मेरे पापा दिल्ली जॉब करते हैं। तो 1 साल के करीब पापा को भी घर में हो गया था और यहाँ भी स्वामी जी को घर में ही हो गए थे। एक 1-1.5 साल, मतलब दोनों लगभग एक ही टाइम पे घर आए थे। तो उस टाइम पे ये हुआ था, लॉकडाउन ज़्यादा लग रहा था। तो ये सोचा सभी लोगों ने कि जब लॉकडाउन लग ही रखा है तो शादी करा देते हैं, क्योंकि बाद में फिर आना ही है तो फिर लंबी छुट्टी चले जाएंगे। यही सोच के हमने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। और 1 महीने पहले मुझे पता लगा था कि भाई शादी हो रही है, शादी की तैयारियां शुरू कर दो करके। तो उसके बाद से ही मैंने शादी की शॉपिंग वगैरह की। और नॉर्मली शॉपिंग की मैंने ज़्यादा नहीं की, क्योंकि लॉकडाउन था तो उतना ज़्यादा बैलेंस हमारे पास नहीं था शादी के टाइम पे। तो जब मैं कपड़े लेने गई थी पहले दिन, तो उस दिन मैंने 2 साड़ी और 4 सूट लिए थे। तो कपड़े मेरे वही थे, मैंने ज़्यादा कपड़े नहीं लिए थे शादी के टाइम पे। अब तो खैर ये है कि थोड़ा बहुत आप लोग का सपोर्ट है, तो अपने लिए मैं जब भी जाऊँ तो लेती रहती हूँ और जो मन में आए वो लेती हूँ।
आप लोगों के सपोर्ट की ही वजह से है वो। और आज अपने खर्चे मैं खुद उठाती हूँ, मतलब इस बात के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो मैं उस लेवल पे नहीं होती। और कम ही कपड़े लिए थे मैंने सभी लोगों, मतलब माँ का यही कहना था कि ज़्यादा कपड़े लेके फ़ायदा नहीं है, फिर बाद में जैसे जैसे सीजन चेंज होते रहते हैं तो उस हिसाब से कपड़े ले लेंगे। बाकी 2 मैंने मोटी सूट ली थी, गर्म सूट, और 2 ठंडियों वाली सूट ली थी। और कपड़े लेने के बाद सीधे तब मैं गई थी, 2 दिन ही मैं शॉपिंग करने गई। जैसे आजकल जाते हैं लोग, देहरादून जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो वैसा मेरा कुछ सपना नहीं था, क्योंकि मुझे पता था जो भी शॉपिंग होगी मेरी नॉर्मली होगी और एक ही दिन में सारी शॉपिंग हो जाती है। इतना भी था मुझे कि हाँ नॉर्मली लाना है। उसके बाद शादी की तैयारियां लगभग हो ही रही थी, इधर उधर से कर्जा करके, और यहाँ से भी और वहाँ से भी, दोनों तरफ से कर्जा ही होना था, क्योंकि कैश किसी के पास नहीं था, दोनों फैमिली ऐसी ही थी। तो उसके बाद तैयारियां शुरू होने लगी। तो उसके बाद जो फर्नीचर आता है, यानी कि जो लड़की के यहाँ मायके से आता है, तो वो सभी के यहाँ दिया जाता है, यानी कि फर्नीचर तो सभी देते हैं लगभग बेटियों को। तो फर्नीचर देने आए, तो उस दिन की बात करूँ मैं, वो दिन सबसे ज़्यादा याद आता है मुझे। तो भले ही मुझे उतनी अकल नहीं थी, 19 साल उम्र थी मेरी, तो 19 साल उम्र थी, तो तिलवाड़ा आए हम। हमारे यहाँ से जो मेन मार्केट हमारा पड़ता है वो तिलवाड़ा ही पड़ता है। तो जब तिलवाड़ा आए तो गाड़ी से उतरे, और यहाँ से मेरे ससुराल से भी जा रखे थे, क्योंकि फर्नीचर यहाँ आना था। तो यहाँ कॉल कर दिया गया था कि भाई आप भी मार्केट आ जाओ फर्नीचर चुनने के लिए। तो घर से ही हम यहाँ के लिए जो मतलब गाड़ियाँ आती हैं हमारी, वो बुक करके आए थे। जो गाड़ी आनी थी वहीं से आनी थी। तो फर्नीचर लेते टाइम मैं नहीं गई थी, मैं बैठी हुई थी मार्केट में, क्योंकि जो मेरे कपड़े दिए हुए थे सिलने के लिए मैं उनको देखने गई थी। तो यहाँ से भी गए थे कुछ लोग और वहाँ से भी गए थे। मेरे पापा काफ़ी ज़्यादा नर्वस थे, क्योंकि हमने पहले कोई भी कार्य नहीं किया था अपनी शादी से पहले। मतलब सगाई भी हमारी ऐसी ही हुई थी, जिसको खड़ी खड़ी पिठाई यानी कि टीका बोलते हैं, सिर्फ वही हुआ था नॉर्मल वाला। और पापा काफ़ी ज़्यादा नर्वस थे, क्योंकि उससे पहले हमने छोटा सा भी कार्य नहीं करा था, जिसको बोलते हैं कि मुंडन, यानी कि मेरे भाई का जो मुंडन है वो भी नहीं हुआ था, क्योंकि उसके बाल मैंने पहले गलती से काट दिए थे। तो उसके बाद मुंडन नहीं होता है, कहते हैं पहले अगर जो हथियार होते हैं वो लग जाते हैं तो उसके बाद मुंडन वगैरह नहीं होते हैं। तो शुभम का मुंडन भी हमने मतलब छोटा सा कार्य भी नहीं करा था, तो सबसे पहले वही करना था हमने। शादी के टाइम से ही सबसे पहला कार्य वही होना था। और पापा जब फर्नीचर देने गए तो मैं तो बैठी हुई थी, उनका इंतज़ार कर रही थी अपने कपड़े लेने के बाद। तो पापा आए, मैंने पापा से पूछा, हाँ भाई पापा कितने का गया फर्नीचर। तो पापा की जो चेहरे की मायूसी थी वो मुझे वहाँ तक खींच लेके गई। भले मैं काफ़ी ज़्यादा छोटी हूँ, मैं उस लेवल तक नहीं सोच सकती थी, लेकिन मुझे अब वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि मैंने वो चीज़ महसूस करी जो एक बाप अपनी बेटी को देना तो चाहता है, लेकिन उसके मन में इतना ज़्यादा डर था, इतनी ज़्यादा घबराहट थी, है ना, जो शादी से लेकर होती है, कि देना तो काफ़ी सारे चीज़ चाहते हैं अपने, एक जो बाप होता है वो अपनी बेटी को दुनिया की सारी खुशी देना चाहता है। और लगभग मेरे पापा ने, मैंने इतनी सी भी चीज़ बोली होगी वो भी दिया होगा, है ना। और लगभग मेरे ही पापा ने, दुनिया का जो हर बाप है, बाप हो या माँ हो, वो यही चाहते हैं कि हम अपनी बेटी को दुनिया की सारी खुशी दें। और पापा की मायूसी ने ये बता दिया था, तो पापा ने बड़ी मायूसी के साथ बोला कि बेटा 1 लाख से ऊपर का गया है करके। तो मेरा मतलब जो शरीर प्राण जिसको बोलते हैं वो बिल्कुल अलग उसमें चला गया था, कि 1-1.5 लाख मतलब एक गरीब इंसान और गरीब मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात होती है 1 लाख। और 1 लाख के करीब फर्नीचर गया था। तो मैंने मना कर रखा था कि जो ड्रेसिंग शीशा होता है उसको भी मत देना और सोफे भी मत देना, क्योंकि ये ज़्यादा किसी काम के नहीं आते हैं। तो उसके बाद गए हम सुनार के पास गहने खरीदने के लिए। तो गहने खरीदने के लिए गए तो मेरे ताऊजी भी आ रखे थे मेरे साथ, और हम गए गहने खरीदने के लिए। तो गहने खरीदने के लिए गए जब, तो मैंने सुनार से पहले बोला कि छोटे छोटे साइज़ के देना करके, कान के और जो गले का होता है छोटे छोटे साइज़ के देना। तो सुनार ने पूछा कि आपकी शादी है करके, कि किसी के लिए ले जा रहे हो। मैंने कहा शादी है और शादी के लिए चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा, और ज्वेलरी पहले ले ली होगी। मैंने कहा नहीं भैया, यही है जो ज्वेलरी है वो यही है बस, और चीज़ कुछ नहीं है। बोले शादी के लिए तो लोग बड़े बड़े
बड़ी बड़ी चीज़ें लेते हैं। तो मैंने कहा हमारे जितने, मतलब मैंने उनके पास ये नहीं कहा कि गुंजाइश उतनी नहीं है, मैंने कहा कि भैया मेरे कान फटते हैं इसलिए मैं छोटे छोटे से ले रही हूँ, मतलब इसलिए ले रही हूँ मैं छोटे, कि कान के फटते हैं और गले का मुझे छोटा ही साइज़ अच्छा लगता है। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं वो चीज़ बोलो, फीलिंग के हिसाब से तो सभी को चाहिए होते हैं और सभी को पसंद होते हैं बड़ी बड़ी गहने, बड़े बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं भैया मेरे कान फटते हैं बड़े बड़े, इसलिए नहीं ले रही हूँ मैं। तो पापा ने भी बोला कि बेटा तेरी शादी है, जो मर्जी ले ले, आज खुला छूट है। मैंने कहा जी जी पापा, जो मर्जी होगी मैं वही लूँगी। और मुझे पता था कि पापा मेरे लिए कमी नहीं करेंगे, लेकिन एक वो होता है कि अंदर से मुझे ये हो रहा था कि कहाँ से मैं इनकी मदद कर पाऊँ और कहाँ से मैं ये कर पाऊँ। कि मुझे ये था कि कुल मिला के मुझे कर्जा नहीं करना था मम्मी पापा पे, बोझ नहीं बनना था बात के लिए। क्योंकि ये होता है कि पापा को शुगर था, है तो अभी भी शुगर है, भाई मेरा छोटा है, कमाने वाला नहीं है अभी। तो मुझे ये पसंद नहीं है कि मैं अपने शौक़ पूरे करके किसी को कर्जे में डुबाऊँ। या मैं यहीं की बात करूँ तो स्वामी जी की बात भी करूँ तो अगर मैं यहाँ पे जिद करती तो शायद बन जाते, लेकिन मैंने जिद नहीं करी क्योंकि मुझे पता था जिद करके कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर सही से ज़िंदगी कट जाती है तो गहने कल भी आ जाएंगे, है ना। आज ही क्या है, गहने कभी भी आ जाते हैं। तो उसी इंतज़ार में आज 5वां साल अब लगेगा, चौथा साल लगा मेरी शादी को। और आज वेदू भी हमारे साथ है। तो गहने तो अभी भी नहीं बन पाए, लेकिन ये है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ एक फ़ोटो हंसी से ले सकती हूँ, एक वीडियो हंसी से बना सकती हूँ और हक से बना सकती हूँ। मैं वो गहने लेके कहीं नहीं जाती। बाकी अब इंस्टाग्राम पर फ़िल्टर वगैरह तो है, मैं तो ये सोचती हूँ अगर एक फ़ोन है, हमारे पास सोशल मीडिया है, तो आप लोग ही हमारे गहने हो। और एक हस्बैंड, सबसे मेन चीज़ होता है कि एक हस्बैंड का अच्छा होना औरत के लिए सबसे बड़ा गहना होता है। और अगर वो उसी के साथ खुश नहीं है तो क्या फ़ायदा उन गहनों को लगा के, या फिर उस कर्जे को करके। कर्जा कर भी देते तो क्या फ़ायदा होता है ना। अभी तक हमने कर्जा देना नहीं था। और कर्जे में पहने हुए गहने मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे किसी और के गहने भी पहनना पसंद नहीं है और किसी और के शौक़ पे चलना भी पसंद नहीं है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि भाई एक बार स्वामी जी, बाद में उसके बाद 1 साल बाद स्वामी जी दुबई गए हुए थे, तो वहाँ से 2 चैन लेके आए थे, एक सासू जी के लिए, एक मेरे लिए। तो धीरे धीरे करके ही सपने पूरे होते हैं, एक ही बार किसी के पास भी नहीं होता है। तो 2 चैन लेके आए थे। तो अब और तभी होना था जब वहाँ रह पाते, लेकिन किसी कारणवश वहाँ भी होटल बंद हो गया था, जिसकी वजह से जॉब आगे नहीं चल पाए। तो बाकी अभी मुंबई में है, फिलहाल खा पी रहे हैं मस्त, भगवान जी की कृपा है। अब उन्होंने अपना आशीर्वाद भी हमें दे ही दिया है। तो सबसे बड़ा गहना तो यही हो गया, 2 गहने हो गए। और मैं तो यही बोलती हूँ कि औरत के पास बस सर का ताज और गोदी में बच्चा होना चाहिए, बाकी यही होता है मेन चीज़। गहने तो यही होते हैं। बाकी चलिए इस कहानी को यहीं पे एंड करते हैं, और इससे आगे की और कहानी सुनी है तो कमेंट में बता देना, बाकी मैं आप लोगों को सुनाते रहूँगी। ठीक है, ऐसी तरीके की बहुत सारी स्टोरियाँ हैं मेरे पास। तो किस किस को स्टोरी अच्छी लगी वो ज़रूर बताएं कमेंट करके। और अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रखें, क्योंकि आपके आशीर्वाद की खूब सारी ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में।